Hello everyone. Today our topic is Parkinson disease. Let's start with the definition. तो पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है? ये हमारा एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें हमारे दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, हमारा मोटर सिस्टम भी और हमारा नॉन मोटर सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है। इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारे डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी जो न्यूरॉन्स है ये हमारे सबस्टेंशिया नेग्रा रीजन में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के। ठीक है, अब क्या हो रहा है? डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? डिफिशेंसी हो जाएगी डोपामिन्स की। और जो जो हमारा डोपामिन है ये हमारा इसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है? कुछ हमारे सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम क्लासिकल साइंस नेम सिम्टम्स भी बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़ के, जैसे कि रेस्टिंग ट्रीमर, मसल्स रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेज, ठीक है, और पोस्चर इनस्टेबिलिटी। ये सारे के सारे हमारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले आता है एज। अगर किसी की एज जो है 60 के अराउंड है, इट मीन्स कि इट मे बी अ रिस्क, उसको रिस्क है पार्किंसन डिजीज़ होने का। जेंडर की बात करें तो जो मेल्स होते हैं, मैन होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट होती है हेड इंजरी। अगर रिपीटेड हेड इंजरी हो रही है, रिपीटेड हेड ट्रॉमा हो रहा है, तो वो भी रिस्क डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टेन इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या एच पाइलोरिस इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा ये भी रिस्क डेवलप करता है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिन। अगर बहुत लंबे टाइम से वो एक्सपोजर में हो रहे पेस्टिसाइड्स के, हर्बिसाइड्स के, तो वो भी रिस्क डेवलप करता है पार्किंसन डिजीज़ होने का। अब देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसका जो मेन कोज है वो है अननोन, मतलब कि ये क्लियर नहीं है कि किस वजह से होता है, एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आता है इसके जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में आप बोल सकते हो कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि फैमिली में किसी को था, या फिर जीन म्यूटेशन हो चुका है, ये SNC ए जीन, PARK2, LRK2, ये सारे अगर ये जीन्स में कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है तो वो भी डेवलप करता है पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में मैंने बताया था प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है, अगर तुम पेस्टिसाइड्स के, है ना, हैवी हार्बिसाइड्स के, हैवी मेटल्स के, जैसे मैग्नीशियम हो गया, लीड हो गया, रूरल एरिया में रहते हैं, या फिर वेल वाटर पी रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है? रिस्क इससे भी होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी कोज में आता है हमारा कि हेड इंजरी आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, या फिर हेड ब्रेन ट्यूमर है जो कि हमारे बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉज इंक्लूड है वो सब ये है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन इन्फेक्शन में इंसेफेलाइटिस हुआ है, ब्रेन इंजरी हुई है रिपीटेड, तो ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं जो कि क्या डेवलप करते हैं? हमारे पार्किंसन डिजीज़ को डेवलप करते हैं। हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो ड्यू टू टिलॉजिकल फैक्टर इट मे बी अननोन, जो अननोन था, या फिर सेकेंडरी जो कॉज हमने पढ़े थे उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं हमारे बेसल गैंग्लिया के, वो क्या होने लग जाएंगे? डीजनरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, उनका डीजनरेशन होने लगेगा, तो इस वजह से क्या होगा? जो हमारा डोपामिन है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। डोपामिन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया, अब क्या होगा? जो हमारा डोपामिन है ना, वो हमारे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि अगर हमारा डोपामिन इंक्रीज़ होगा तो हमारा एसिटाइल कोलिन डिक्रीज़ होगा, और हमारा डोपामिन डिक्रीज़ होगा तो हमारा एसिटाइल कोलिन इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? इम्बैलेंस होने लगता है हमारे डोपामिन का और एसिटाइल कोलिन का। यानी कि हमारा डोपामिन कम हो रहा है तो हमारा एसिटाइल कोलिन क्या होने लगेगा? इंक्रीज़ होने लगेगा। अब इस वजह से क्या होगा? जो न्यूरॉन सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे थे उनमें भी क्या होगा? डिसरप्शन होगा, वो भी अच्छे से ट्रांसमिट नहीं होंगे और मूवमेंट अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा हमारा मोटर कंट्रोल। तो हमें जो मोटर सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे, जैसे कि ब्रेडिकाइनेसिस, मतलब कि जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगा। रेस्टिंग ट्रीमर का मतलब ये है कि जो शेकिंग ऑफ हैंड होंगे, ठीक है। मसल रिजिडिटी, मतलब क्या होंगे? जो मसल्स है वो रिजिड हो जाएंगी। पोस्चर इनस्टेबिलिटी, मतलब कि जो बैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाएगा जो पर्सन है। और अगर ये प्रोग्रेस रही डिजीज़, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ये प्रोग्रेस करती रही, तो क्या होगा? नॉन मोटर सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्लीपिंग डिस्टर्ब हो गया, कॉग्निटिव डिक्लेराइन हो गया, ये सारे के सारे सिम्टम्स भी दिखाई देंगे।
अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले हमारे हम मोटर सिम्टम्स आते हैं, कुछ हमारे नॉन मोटर सिम्टम्स आते हैं, कुछ हमारे ऑटोनोमिक सिम्टम्स आते हैं। तो मोटर सिम्टम्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ट्रीमर्स आते हैं। ट्रीमर्स मतलब कि हैंड शेकिंग, और ये इनिशिएट फिंगर्स अपने आप में शेक करती रहेंगी। ब्रेडिकाइनेसिस मतलब ये होता है कि जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, वॉलेंटरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मसल रिजिडिटी का मतलब ये है कि जो पर्सन है उसकी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएंगी और वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है लॉस पोस्चर इंस्टेबिलिटी, मीन्स कि लॉस ऑफ बैलेंस। पर्सन जो है उसका जो बैलेंस है वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट को रिस्क रहेगा कि वो फॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रफलिंग गेट, जो बैलेंस है, मूवमेंट है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा और बैलेंस नहीं बना पाएगा। फेस्ड मास्क्ड फेस मतलब कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देगा, जिसको हम हाइपोमीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफी का मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसकी जो हैंड राइटिंग है बहुत स्मॉल हो जाएगी, वो अच्छे से हैंड राइटिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग एपिसोड्स। जो पेशेंट है उसको फ्रीजिंग एपिसोड्स आएंगे, वो स्टिफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एक ही जगह पर। फिर देखेंगे नॉन मोटर सिम्टम्स में डिप्रेशन, एंजाइटी होगी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, स्पीच चेंज हो जाएगी, फटीग और मसल्स क्रैम्प होंगे। फिर हम देखेंगे ऑटोनॉमिक सिम्टम्स में, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होगी। मतलब जो बीपी है वो ड्रॉप हो जाएगा जब पर्सन क्या रहेगा, स्टैंडिंग पोजिशन में रहेगा। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा तो नहीं हुआ, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं, ये सारा का सारा देखने के लिए हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के जो मोटर सिम्टम्स हैं उनको असिस्ट करेंगे, नॉन मोटर सिम्टम्स को उनको इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट का गेट, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे एमआरआई। एमआरआई में क्या करते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन में हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई स्टॉक तो नहीं है ब्रेन में, कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर हाइड्रोसिफिलस तो ऐसा कुछ प्रेजेंट तो नहीं है ना ब्रेन में। नेक्स्ट आता है हमारा डैट स्कैन। डॉट स्कैन में हम क्या करते हैं, जो डोपामिन ट्रांसपोर्टेट स्पेक्ट, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, डोपामिन का लेवल, डोपामिन की डिफिशेंसी तो नहीं है, ये फाइंड आउट करते हैं हम इसमें। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं लीवोडोपा और कार्बिडोपा। लीवोडोपा कार्बिडोपा जो है, लीवोडोपा क्या करती है, ये बाद में जाकर के डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है जब ये ब्रेन में चली जाती है। और जो कार्बिडोपा है वो क्या करती है, हमारे लीवोडोपा को प्रिवेंट करती है कि वो पहले ही ब्रेन में पहुंचने से पहले ही ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। ये अर्ली स्टेज के लिए ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डोपामिन एगोनिस्टिक। डोपामिन एगोनिस्टिक का एग्जाम्पल है ब्रोमो, क्रिप्टिन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये क्या करता है, ये हमारा जो एगोनिस्टिक है ये हमारा मिमिक करता है द डोपामिन एक्टिविटी इन अ ब्रेन, ठीक है, डोपामिन की तरह मिमिक करता है ये हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा MAO-B इनिबिटर। MAO-B इनिबिटर ये करता है हमारे डोपामिन को ब्रेक डाउन होने को इनिबिट करता है, डोपामिन के ब्रेक डाउन को इनिबिट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा COMT इनिबिटर। ये क्या करता है, ये हमारे लीवोडोपामिन के इफेक्ट को लंबे टाइम तक बढ़ा देता है, ठीक है। लीवोडोपामिन वही है जो क्या करता है, हमारे ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, COMT इनिबिटर, ये क्या करता है, इसके डोपामिन के जो हमारा डोपा है उसके लेवल को क्या करता है, लंबे टाइम के लिए प्रोलॉन्ग इफेक्ट कर देता है उसका। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, ये हमारे ट्रीमर को मसल्स रिजिडिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहले आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेंट। डीप ब्रेन स्टिमुलेंट में क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारे इसमें हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि कंट्रोल होता है, पेस मेकर लाइक डिवाइस होता है, उससे कंट्रोल होता है। ये हम किस लिए देते हैं, ट्रिमर को रिड्यूस करने के लिए, स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए, है ना, मेडिसिन डोजेस के लिए ये हम इसलिए देते हैं।
बाकी हम कर सकते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। तो जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए हम हाई फाइब्रिक डाइट दे सकते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर फ्लूइड के लिए बोल सकते हैं, मील्स जो है स्मॉल और फ्रिक्वेंट अमाउंट में ले सकते हैं। अब हम अगर हम उनको लीवोडोपा दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्रोटीन रिच मील्स को अवॉइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम पेशेंट की जो मोबिलिटी है, पोस्चर है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, उसको इम्प्रूव करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि वो जो उसके जो मसल्स हैं, जॉइंट स्टिफनेस है, वो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके और क्योर हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, जो पेशेंट है वो अपनी डेली एक्टिविटी अपने ऊपर डिपेंड होकर के करने लग जाए, इसलिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, वो अपनी वापस से पुरानी उसमें वापस आ जाए, जो जैसे वो पहले एक्टिविटीज़ करता था, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करने लग जाए। तो हम उसको असिस्टिव डिवाइस देंगे यूज़ करने के लिए, जिसे हम वॉकर बोलते हैं, वो उसको हेल्प करेगा मूवमेंट में। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। जो पेशेंट है वो डिप्रेशन और एनजाइटी में चला जाता है, तो हम उसको काउंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट जैसे उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में आप इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट पे बना सकते हैं, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी पे बना सकते हैं, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन पे बना सकते हैं, रिस्क ऑफ फॉल पे बना सकते हैं, डिस्टर्ब द बॉडी इमेज पे बना सकते हैं, सेल्फ केयर डेफिसिट पे बना सकते हैं। ये सारे के सारे नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आप बना सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।